नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आपका। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका पर्यावरण अध्ययन का पेपर अच्छे से गुजरा हो, अच्छे खासे नंबर स्कोर कर रहे होंगे आप। हमारे वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो अब एक बार इसका वापस से रिजोल्यूशन कर लेते हैं, समस्या समाधान देख लेते हैं, रिसोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड हमने बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया था। तो अब देखते हैं कि कौन से प्रश्न आए हमारे पेपर में, कौन से इम्पोर्टेंट थे और किस प्रकार हमारा पेपर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसी प्रकार BSTC के वीडियो पाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेपर को। हमारा ये 8वां पेपर है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का, BSTC फर्स्ट ईयर का। 60 नंबर का है, 3 घंटे समयावधि है, 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में देश की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत या कितना भाग पाला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1/3 भाग। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न भी मैंने बताया था आपको कृषि और पशुपालन वाले उस वीडियो की थीम में, दूसरी इकाई का जो वीडियो बनाया था हमने, तो आपने देखा होगा। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही गया होगा दोस्तों। इसमें कई बता रहे हैं 1/5, 1/6, लेकिन मैं आपको कंफर्म उत्तर बता देता हूँ, 1/3 भाग ही होगा। इसका ऑप्शन है राइट उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन करता है। दोस्तों आवाज़ उचित मात्रा में पहुँच रही होगी आपके पास, उम्मीद करता हूँ। शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करता है? दोस्तों इसमें भी आपके ऑप्शन ए सही होगा। बालक में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से ही शिक्षण अपने शिक्षण का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है? दोस्तों शिक्षण के औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के साधन बताए गए हैं, साधनों को वर्गीकृत किया गया है। तो विद्यालय को औपचारिक साधन में रखा गया है, जबकि माता पिता, परिवार, समुदाय इनको अनौपचारिक में रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक शिक्षण संस्थान में विद्यालय को ऐड किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए चौथा, आजकल बालक को सर्वाधिक आकृष्ट करने वाले कौन से संसाधन हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। करेक्ट उत्तर है इसका बी। इसको भी हमने आपके वीडियो में शामिल किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर यात्रा कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस प्रश्न की अरुणाचल प्रदेश का मुख्य पालतू जानवर का नाम लिखते हुए उसके 2 उपयोग बताने हैं, जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगला प्रश्न देखिए कि क्या है, हवाई अड्डे शहर से दूर क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों तो हवाई अड्डे शहर से दूर बनाए जाने के 2 रीज़न बता सकते थे आप। मैंने ये आपको प्रश्न भी बताया था कि हवाई अड्डे शहर से दूर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, क्षेत्र ज़्यादा चाहिए, और दूसरा कि वायुयानों की तेज शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो आम जन के स्वास्थ्य के विपरीत प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए शहर से दूर बनाए जाते हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। पोर्टफोलियो क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। अगला, अपशिष्ट कचरे का निस्तारण करना क्यों आवश्यक है? तो अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभाव बताकर आप लिख सकते थे कि इन दुष्प्रभावों के चलते हमें अपशिष्ट कचरे का निस्तारण करना आवश्यक है। अगला, आप दुपहिया वाहन चलाते समय यातायात के किन नियमों का पालन करते हैं? वेरी आम क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ई ग्रुप है, ब्लॉग है, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश है, इंटरनेट जैसे संसाधनों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसको भी आप पॉजिटिवली बताकर नेगेटिवली भी बता सकते थे, दोनों तरह से बताना था। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ नकारात्मक भी हैं। जैसे सकारात्मक इस प्रकार है कि एक क्लिक पर वो कोई भी जानकारी उनके लिए अवेलेबल हो जाती है, वो अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। और दूसरी विपरीत ये कि ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देखने से आंखों पर गलत इफेक्ट पड़ता है, या फिर बच्चे ज़्यादा देर तक वीडियो गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं। अगला, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक्टिविटीज़ के आयोजन हेतु किन बातों का ध्यान रखना है?
तो इसमें हमें एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है कि एक्टिविटी बनाते वक्त, आयोजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि एक्टिविटी होती है वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, सृजनात्मक होनी चाहिए, खोजी प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए, रुचिदायक, आनंदपूर्वक होनी चाहिए। इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते थे। परियोजना कार्य से विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, वेरी इजी है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा किसके कितने सही हो रहे हैं। तो परियोजना कार्य से विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं, तो इसमें आप संवाद है, वार्तालाप कौशल है, अभिव्यक्ति का कौशल है, निष्कर्ष निकालने का कौशल है, अवलोकन करने का कौशल है, ये विकसित हो सकते हैं। इसमें परियोजना कार्य क्या होते हैं दोस्तों, जब विद्यार्थी को किसी सवाल का जवाब किताबों में या इंटरनेट पर नहीं मिलता है, जैसे उसके गांव में क्या चल रहा है, गांव का क्या आंकड़े हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो वो सर्वे वगैरह करके, छात्र भ्रमण करके वो प्राप्त करता है, वो परियोजना कार्य है। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में पर्यावरण अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों हम पर्यावरण का अध्ययन करें, इसके बारे में बताना था। जल प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और इसके प्रमुख उपाय लिखने थे। तो जल प्रबंधन की आवश्यकता इस प्रकार बता सकते थे कि जल है तो जीवन है, जल हमारी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और जहां हमारा राजस्थान कई बार अकाल की त्रासदियों को झेल चुका है, उनके लिए पानी का घी से भी ज़्यादा महत्व है। और इसके उपाय में लिख सकते थे जैसे हम कि वर्षा जल का एकत्रीकरण करना टांके के माध्यम से, तालाबों का निर्माण करवाना, तालाबों की खुदाई करना, स्वच्छ बनाए रखना, टपकते हुए नल का रिपेयरिंग करवाना। इस प्रकार सिंचाई के माध्यम में हम आधुनिक तकनीकी जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, इनका उपयोग करना। इस प्रकार जल प्रबंधन के उपाय बता सकते थे। फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण की विशेषता बतानी है। तो प्रथम चरण में पियाजे क्या बताते हैं, पियाजे बताते हैं जीन पियाजे की प्रथम चरण में बालक का पेशीय संवेदी विकास होता है, जिसमें बालक अपने परिचित के प्रति मुस्कुराहट व अपरिचित के प्रति रोना, ये देखकर टकटकी लगाकर देखना, यह सब कार्य करता है। भूख लगने पर रोना आदि संज्ञानात्मक कार्य के प्रथम चरण में आता है, जिसमें बालक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक इस अवस्था में रहता है पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे। तो इसमें आप बता सकते थे, ये निबंधात्मक प्रश्न है, हमने आपको बताया था नक्शा और चित्र में अंतर बताया था, वहाँ पर से भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। नक्शा बनाना और उसे पढ़ना क्यों सीखा जाना चाहिए, तर्क सहित उत्तर देना है। तो दोस्तों नक्शा बनाना और पढ़ना क्यों सीखा जाना चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते थे कि नक्शा बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी खो जाए, कहीं रास्ता ढूंढने के लिए कहीं जाना है हमको, या किसी मकान का निर्माण करना है, तो उसके लिए पहले खाका तैयार किया जाता है, इसलिए नक्शा बनाना ज़रूरी है, ढांचा बनाना। और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। नक्शा हमारे लिए यूज़फुल होता है कहीं जाने के लिए, किसी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, ऐतिहासिक विषयों का अध्ययन करने के लिए नक्शा बहुत ज़रूरी होता है। अगला इसके अथवा में है, वर्तमान में आकलन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों एवं तकनीकों का संक्षेप में वर्णन करना था, आपको आसानी से कर सकते थे। चेकलिस्ट है, पोर्टफोलियो है, दैत्य कार्य हैं, इसके अंतर्गत आप आसानी से वर्णन कर सकते थे। अभिलेख लेखन है, प्रदत्त कार्य हैं, इस प्रकार अच्छे से आप लिख सकते थे आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरणों को। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप के आयोजन हेतु आवश्यक उपयोगी बिंदुओं का वर्णन करना है, और इसके अथवा में सर्वे कार्य की महत्ता का वर्णन है, जो कि हमने वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे, एक एग्जाम्पल भी दिया था सर्वे से रिलेटेड, तो इसको भी आप बड़े अच्छे से लिख सकते थे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो देख कर गए एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर्यावरण अध्ययन की पूरी, तो आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कुपोषण से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम लिखने हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय लिखने हैं। तो कुपोषण क्या है, जब बच्चों को संतुलित आहार या बोले तो पोषक तत्व युक्त भोजन नहीं मिलता है, तो वो कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। इनसे होने वाले रोगों के नाम इस प्रकार हैं, बेरी स्कर्वी, बेरी रतौंधी, क्वाशियोरकोर मैरेस्मस, घेंगा, एनीमिया।
इनके उत्पत्ति के कारण क्या है दोस्तों? संतुलित आहार नहीं मिलना, विटामिन्स की कमी है, पोषक तत्वों की, प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन की कमी है, लोहांश की कमी है, आयोडीन की कमी है। इनके कारण ये रोग होते हैं। बचने के उपाय हैं दोस्तों कि हम लोगों को शिक्षित करें, शिक्षा दें कि पोषक तत्व कौन कौन से किन किन खाने के पदार्थों से मिलते हैं। इस प्रकार उनके लिए व्यवस्था करवाना सरकारी योजनाओं द्वारा। और अगला हम हो सकता है कि किसी चिकित्सक द्वारा परामर्श करवा के किसी कुपोषित बच्चे का उपचार करवाया जा सकता है। अगला, पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसके अथवा में विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं से होने वाले लाभ लिखने हैं, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते थे। पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खाद मिलती हैं, हड्डियाँ, ऊन, मांस, दूध, दही, दूध के उत्पाद आदि मिलते हैं पशुओं से। इसके क्षेत्र में पशुओं का होने वाले लाभ भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के बारे में। वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के बारे में वर्णन करना है अपने को। यह भी हमने पढ़ा था कि वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के बारे में विस्तार से। और इसके अथवा में है बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर रोजलैंड ड्राइवर के कार्य का वर्णन करना। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। वीडियो को पूरा देखा होगा आपने। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल सके आपको, इंटर्नशिप डायरियों के वीडियो मिल सके। तो इसी प्रकार यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव से जुड़े रहिए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।